नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और हम इसमें एडिटोरियल करंट अफेयर्स मास्टर सीरीज में पार्ट 9 को ख़त्म करने के बाद पार्ट 10 की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी तक इसका प्लेलिस्ट आप नहीं देखें, इसका पूरा वीडियो सीरीज नहीं देखें तो उसे जाकर इस चैनल पे मौजूद है, उसको जाकर देख सकते हैं। और ये सारे वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला सीरीज है। साथ ही साथ ये इसमें एमसीक्यू और स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चल रहे हैं और ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो सीरीज को आप कंप्लीट रूप से देखेंगे ताकि आने वाले एग्जाम्स के लिए आपका इसमें कंप्लीट रूप से तैयारी हो जाए। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के द्वारा त्रिराष्ट्र त्रिसेवा अभियान कहाँ आयोजित किया गया। तो वेयर वाज द ट्राई नेशनल ट्राई सर्विस अभियान ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन। इसके द्वारा इसलिए आयोजित किया गया कि बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म है उसको प्रमोट करने के लिए इसमें 3 नेशन के आर्मी जो भारत, नेपाल और श्रीलंका से शुरू किया गया है। और ये सबसे पहले नेपाल के लुम्बिनी से शुरू किया गया है और वहीं से फिर कहाँ अंत होगा तो ये गाले श्रीलंका में जाकर खत्म होगा। कहाँ? गाले श्रीलंका में खत्म होगा। ठीक है। और ये फिर भारत से जानते हैं कि ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा यहाँ से फ्लैग किया गया था। कहाँ? बोधगया से। और यहाँ से जाते हुए प्रमुख जो साइट्स है वहाँ से गुजरेगा, जैसे कि भारत में सारनाथ हो गया। सारनाथ जो वाराणसी के पास है, जहाँ पे पहला बौद्धिस्ट है जो ये प्रवचन दिए थे। और उसके बाद ये बोधगया भी गए, बोधगया में वहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति किए। लुम्बिनी में इनका जन्म होता है, गौतम बुद्ध का। और ये श्रीलंका, नेपाल और भारत में बौद्ध धर्म का प्रमुख रूप से, बहुलता रूप से इसका प्रचार प्रसार भी किया जाता है। तो इस कारण से भारत और नेपाल और श्रीलंका सेना के द्वारा एक मोटरसाइकिल एक रेस किया गया है। कहाँ से? तो ये नेपाल से शुरू होकर श्रीलंका के गाले तक चलेगा। तो इस तरह से देखते हुए आप बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। ऑन्कोसेरसियासिस किस मानव अंग से संबंधित बीमारी है? तो ऑन्कोसेरसियासिस इज अ डिजीज रिलेटेड टू विच ह्यूमन ऑर्गन। तो ये मुख्य रूप से आंखों को प्रभावित करता है। और यहाँ पे जो नदियों के आसपास जो रहते हैं उनको मुख्य रूप से एक वहाँ पे एक ब्लैक फ्लाई जो काली मक्खी होती है, ये काटने से ये बीमारी होती है। और अभी हाल ही में आपने न्यूज में सुना होगा कि अफ्रीका का नाइजर फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गया है, पहली अफ्रीकी ऐसा देश बन गया है जो ये ऑन्कोसेरसियासिस से मुक्त हो गया है। यानी कि ये जो अंधेपन की बीमारी होती है काफी समय के बाद क्या है, ये त्वचा को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ साथ ये आंखों को भी नुकसान पहुंचाता है और एक लंबे अंतराल के बाद आंख में क्या अंधापन की स्थिति भी बना देता है। तो इस तरह से देख सकते हैं। और ये मुख्य रूप से क्या आंख को प्रभावित तो करता है, लेकिन साथ साथ ये त्वचा को भी प्रभावित करता है। तो इसमें आंख और त्वचा दोनों रहता तो ऑप्शन दोनों क्लिक हो सकता था। ठीक है, लेकिन मुख्य रूप से ये आंखों की बीमारी है, ये आपको याद रखना है। और नाइजर, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि नाइजर अभी हाल ही में ऑन्कोसेरसियासिस से मुक्त हो गया है। किसने किया है? तो डब्ल्यूएचओ के द्वारा यह डिक्लेयर किया गया है। और डब्ल्यूएचओ के बारे में आप जानते हैं कि 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना होती है और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और इसके जो अभी वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल हैं, कौन है? टेड्रोस घेब्रेयेसस। और वो कहाँ के रहने वाले हैं? तो इथियोपिया के रहने वाले हैं। और ये अफ्रीका के पहले ऐसे डब्ल्यूएचओ के डायरेक्टर जनरल बने हैं। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। साथ साथ इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेड क्वार्टर भी है, ये भी याद रखना है। और हाल ही में ये कंट्री डब्ल्यूएचओ से बाहर हुआ जिसका नाम अर्जेंटीना है। अर्जेंटीना से बाहर होने वाले कंट्री कौन था? तो ये यूएसए था। तो यूएसए और अर्जेंटीना दोनों है जो डब्ल्यूएचओ से एग्जिट कर गया है, डब्ल्यूएचओ से बाहर हो चुका है। और इसमें कहा कि कोविड-19 के समय उसमें डब्ल्यूएचओ के द्वारा काफी इरेगुलरिटी, अनियमितता बरती गई थी, जिस कारण से वो है जो डब्ल्यूएचओ से बाहर हो रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला है कि निम्न में से किस एक देश ने टिकाऊ ऊर्जा समाधानों पर भारत के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया यानी GTAI की शुरुआत किया है? तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया टू इनहांस कोऑपरेशन विद इंडिया ऑन सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। यानी कि आपको ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सस्टेनेबल एनर्जी या कार्बन जीरो को प्राप्त करने के लिए, जैसे भारत का लक्ष्य है कि नेट जीरो इमिशन को प्राप्त करना है। कब तक? तो नेट जीरो को प्राप्त करना है कब तक? तो ये नेट जीरो कार्बन इमिशन को प्राप्त करना है 2070 तक। वहीं 2045 तक ये इंडिया का टारगेट है। ठीक है, और 2045 तक टारगेट है किसका? डेनमार्क का टारगेट है। क्या? तो डेनमार्क का टारगेट है कि इसको खत्म करना है कब तक? 2045 तक। तो इस तरह से दोनों देश ने ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस
ये क्या, तो ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया को शुरुआत किया है। दोनों एक दूसरे से कोऑपरेट करेगा और दोनों क्या करेगा, आपस में ये जो ग्रीन एनर्जी है उसका प्रोडक्शन, उसको प्रमोट करने की प्रयास करेगा और साथ साथ यह जो कार्बन इमिशन को कम करने में दोनों कंट्री एक दूसरे का हेल्प भी करेगा। तो चलिए इसका आंसर क्या है, तो डेनमार्क है। डेनमार्क की राजधानी कहाँ है, ये कोपेनहेगन है। और डेनमार्क का सबसे बड़ा, कह सकते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा जो आइलैंड है, द्वीप है, वो कहाँ है, तो ग्रीनलैंड है। जो ग्रीनलैंड किसके अधीन है, ये ग्रीनलैंड जो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड, ये है जो डेनमार्क के अधीन है। और ये बीपीएससी पीटी में क्वेश्चन पूछा गया था कि डेनमार्क का ये ग्रीनलैंड है जो कौन से देश के अधीन है, किसके अंदर में है, तो ये डेनमार्क का इस पे कब्जा है ग्रीनलैंड का। ठीक है, अगला प्रश्न कि फरवरी 2025 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी डब्ल्यूएचओ से बाहर निकलने की घोषणा किया है। जैसा कि हमने बताया कि मेजर सॉरी, यहाँ पे जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इससे अर्जेंटीना है जो बाहर निकलने का है जो इसमें घोषणा कर दिया है। क्योंकि यह है जो कोविड-19 के समय ये इसने अनाउंस किया। जेवियर माइली यहाँ के राष्ट्रपति है, जेवियर माइली, जिसे अर्जेंटीना का डोनाल्ड ट्रंप भी कहा जाता है, क्योंकि ट्रंप के इशारे पे कह सकते हैं या ट्रंप के जो कथनी करनी है उस पर ही चलते हैं, जिस कारण से इन्हें जेवियर माइली को भी कहा जाता है क्या, तो अर्जेंटीना का ट्रंप कहा जाता है। और ये अर्जेंटीना कब किया, तो ये यूएसए जैसे ही बाहर निकला डब्ल्यूएचओ से, ये भी बाहर निकला है, यूएसए भी एग्जिट हुआ डब्ल्यूएचओ से, उसके बाद इसने भी निर्णय लिया कि चलो हम भी निकल जाते हैं क्या, तो इससे बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि डब्ल्यूएचओ से जैसे ही ये डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनते हैं अमेरिका के, तो ये निकल जाते हैं। तो इसके कदमों पे चलते हुए जेवियर माइली भी, अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति होते हैं, ये भी अपने डब्ल्यूएचओ से बाहर निकल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से देख सकते हैं। और मुख्य रूप से कोविड-19, और ये नहीं चाहता कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसके जो संप्रभुत्व क्षेत्र है उसमें कुछ छेड़छाड़ करे, उसमें कुछ अनियमितता करे, तो इसको ये मंजूर नहीं, इस कारण से निकल गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि माउंट तारानाकी जिसे मोंगा भी कहा जाता है, ये कहाँ पे स्थित है, तो यह मुख्य रूप से याद रखना है कि न्यूजीलैंड में स्थित है, और न्यूजीलैंड के उत्तरी द्वीप, दो तरह के द्वीप है न्यूजीलैंड में, इस तरह से एक द्वीप है और इस तरह से एक द्वीप है। तो ये उत्तरी द्वीप पे यहाँ पे इस तरह स्थित है, कहा न्यूजीलैंड में स्थित है कौन, माउंट तारानाकी। तो इस तरह से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि माउंट तारानाकी कहाँ स्थित है, तो ये न्यूजीलैंड में स्थित है। और न्यूजीलैंड के जो अभी वर्तमान में जानते हैं क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ पे क्या है, तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, ये सब याद रखना है। वहीं न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है, तो ये वेलिंगटन है, और ये ऑकलैंड इसके प्रमुख शहर है। और इंडोनेशिया के जो अभी राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो, स्पेन के पेड्रो सांचेज इसका राष्ट्रपति कौन, पेड्रो सांचेज क्या है, तो राष्ट्रपति है स्पेन का। स्पेन की राजधानी का है, तो मैड्रिड है। इंडोनेशिया जकार्ता, इंडोनेशिया के प्रबोवो सुबियांतो। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलिया के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री कर सकते हैं कौन है, ये एंथनी अल्बनीज, और ये दूसरी बार चुने गए हैं एंथनी अल्बनीज। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। किस तिथि को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिको, कनाडा और चीन से आयात पर उच्च टैरिफ लगाने वाला एक कार्यकारी आदेश पारित किया? ऑन विच डेट यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पास्ड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इंपोजिंग हाई टैरिफ्स ऑन इंपोर्ट्स फ्रॉम मैक्सिको, कनाडा एंड चाइना। तो इसमें यह भी कहा कि जो फैंटालिन जो एक केमिकल है, वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट किया जा रहा है, कहाँ पे, अमेरिका में किया जा रहा है। कहाँ से, तो मैक्सिको हो गया, कनाडा हो गया, उससे देशों से किया जा रहा है, जिस कारण से इसने आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ साथ ये कह रहा है कि हम अमेरिका को ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में है जो क्या, तो स्वावलंबी बनाएंगे। तो इस कारण से है जो क्या, तो चीन पे, मैक्सिको पे, कनाडा पे, इस तरह से आयात पे एक साइन कर दिया कि इस पे क्या, तो 10% का है जो टैरिफ और 25% का टैरिफ लगाने का शुरू में है जो प्रयास किया। लेकिन इसके बाद है जो इसके रिएक्शन में चाइना के द्वारा भी और भी टैरिफ लगाया गया, 10% वो भी लगाया। जैसे चीन पे कितना किया, तो 10% किया, और इस पे ये दोनों पे किया 25% का टैरिफ लगाया। ठीक है, और जानते ही हैं कि 25% टैरिफ, और इस पे तो चाइना ने आगे बढ़ा के फिर और भी अलग अलग देशों पे अमेरिका ने किया, जैसे भारत पे भी किया। लेकिन ये 245% तक ये टैक्स है जो 245% तक ये टैरिफ है जो पहुंच चुका था। किसके द्वारा, तो यूएसए के द्वारा चीन के ऊपर लगाया गया उसके वस्तु का
अमेरिका में निर्यात करने पे। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। साथ ही साथ तो देखते हैं ये कब किया है, तो 1 फरवरी 2025 को अमेरिका के व्हाइट हाउस में इस तरह से पास किया गया ऑर्डर। ठीक है, तो इसको याद रख सकते हैं। और कौन सा केमिकल था जिसके लिए, मुख्य रूप से फेंटालिन आपको याद रखना है। फेंटालिन केमिकल का बस नाम याद रखना है। ठीक है, AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन बन गया है? द फर्स्ट कंट्री टू क्रिमिनलाइज AI जनरेटेड चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल इज। तो इस तरह से जो बच्चियां होती है जो 18 वर्ष से कम की होती है, और उनका इस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि उसका पोर्नोग्राफिक वीडियो में एडिट करके उसका इमेज बना करके या फिर उसका वीडियो उस तरह से पॉर्न वीडियो टाइप का बना करके उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको मार्केट में शेयर किया जा रहा था, जिस कारण से यूनाइटेड किंगडम ने ऐसा कदम उठाया और उस तरह से जो भी एप्लीकेशन बनाएगा उस पर 5 साल की सजा की घोषणा कर दिया। तो ये पहला ऐसा देश बन गया, यूनाइटेड किंगडम इस तरह से किया है। यानी कि AI के थ्रू आप है जो वहां पे इमेज इस तरह से नहीं क्रिएट कर सकते। अगला है कि ट्राइफेड ने आदिवासी जनजातीय व्यवसायों को सुविधाजनक बनाने हेतु कौन से प्लेटफॉर्म के साथ समझौता किया है? तो ट्राइफेड हैज टाइड अप विद विच प्लेटफॉर्म्स टू फैसिलिटेट ट्रैवल बिजनेस? तो इसका आंसर मीशो हो जाएगा। मीशो जो क्या है, तो ये ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे कि ये स्विगी हो गया या इस तरह से कह सकते हैं फ्लिपकार्ट हो गया। तो ये क्या है, तो मीशो ई-कॉमर्स साइट है। और यहाँ से देख सकते हैं कि अमेजन जैसे ये मीशो के द्वारा साथ ये क्या किया गया, ट्राइफेड क्या करेगा, इसकी स्थापना ट्राइफेड की स्थापना 1987 में होती है और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और मुख्य रूप से इसका काम क्या है, तो सोशियो इकोनॉमिक यानी सामाजिक आर्थिक स्थिति जो जनजातियों की है और उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उसके द्वारा, जैसे जड़ी बूटी हो गया, आदिवासी जड़ी बूटी, आदिवासी आपने तेल का नाम सुना होगा जो बालों में लगाता है, बाल बढ़ जाता है, आदिवासी तेल हो गया, ऐसे मतलब कुछ प्रोडक्ट हो गए जो आदिवासियों के द्वारा बनाए जाते हैं, उसको ऐसे प्लेटफॉर्म पे बेचना है, उसको कॉमर्शियल साइट से लिंकअप करके, यानी कि मीशो पे आप जाएंगे तो वहां से उस चीज को डिलीवरी कर सकते हैं, उस वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, आपको सामान पहुंच जाएगा। तो इस तरह से टाइप किया गया है। ठीक है, और यहाँ अब भारत के जनजातीय मंत्रालय के अधीन ये काम करता है ट्राइफेड। और अभी वर्तमान में जनजातीय मंत्री कौन है, तो जुएल ओराम है। जुएल ओराम अभी वर्तमान में जनजातीय मंत्री है, जुएल ओराम। ये सभी याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है। और ये ट्राइब्स इंडिया करके प्रोडक्ट के नाम से ये बेचते हैं, ट्राइब्स इंडिया प्रोडक्ट के नाम से बेचते हैं। मिलान करना सूचकांक और भारत का स्थान। पहला है कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान 38वां रहा इस बार 2023 में लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। और इसी को क्या करना है, लॉजिस्टिक जो सेक्टर में काफी जीडीपी में नुकसान हो रहा है, इसमें लगभग 12 से 13% का हो रहा है, इसमें भारत का सरकार का टारगेट है कि कम से कम इसको 10% के अंदर लाना है, ताकि क्या, तो लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस जो लॉजिस्टिक सेक्टर में ज्यादा जो जीडीपी में जो जा रहा है उसी को क्या करना है। लॉजिस्टिक का मतलब क्या है, तो जैसे कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उसको रोड बना दिया, रोड अच्छी तरह से रोड रहेगा तो उसमें टाइम भी बचेगा, साथ साथ आपका है जो उस तरह से फ्यूल भी बचेगा, तो कम समय में ज्यादा दूरी है जो ट्रेवल करना, जिस कारण से आपका व्यापार भी बढ़ेगा उस कारण से। ठीक है, तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत का रैंक रहा 96 रहा, 96 रहा। तो भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में कितना भारत का स्थान रहा, ये जर्मन बाज के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें ये भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है और इसमें मुख्य रूप से करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत का स्थान रहा 96 रहा। जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 है, इसमें भारत का स्थान 6ठा रहा और ये जर्मन बाज के द्वारा इसको जारी किया जाता है। किसके द्वारा? जर्मन बाज के द्वारा। तो इस तरह से और जानते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 6ठा जलवायु जोखिम सूचकांक, यानी कि भारत में जलवायु से कितने जोखिम हो सकते हैं, यानी क्लाइमेट चेंज या फिर उस तरह से जो लू होता है या फिर कोल्ड जिससे बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, उसमें भारत का स्थान कितना है, यानी क्लाइमेट से कितना भारत में रह रहे लोगों को जोखिम है, तो उसमें भारत का स्थान 6ठा आया है। वहीं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में की बात करते हैं तो उसमें भारत का स्थान क्या है, तो क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में क्या है भारत का रैंकिंग, तो ये 10वां स्थान भारत का है। ठीक है, तो इसमें दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस किसने जारी किया है, तो हु रिलीज्ड इंडियाज फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस। तो जीनोम इसके नाम भी दिया गया कि भारत कैंसर जीनोम एटलस, भारत कैंसर जीनोम एटलस इसका नाम भी दिया गया। इस कारण से इसमें कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाई जाएगी। साथ साथ इसमें जानते हैं कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस मनाया जाता है और ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया कि 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है, तो कैंसर दिवस मनाया जाता है। 4 फरवरी है जो कैंसर दिवस, कैंसर डे मनाया जाता है। और उसमें मुख्य रूप से जैसे कि बहुत सारे अलग अलग कैंसर होते हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो गया या फिर ये
स्तन कैंसर, जो मेमोरी ग्लैंड कैंसर होता है, तो उसमें मुख्य रूप से क्या है, तो उसकी जांच करना, उसको जो फर्स्ट स्टेज है उसमें पहचान करना और उसी के समय क्या, तो इस तरह से इलाज कराना, इस तरह से इसमें किया गया है, शुरू किया। तो भारत का पहला कैंसर जीनोम एटलस शुरू किया गया है, किसके द्वारा, तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ऐसा शुरू किया गया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि सबसे पहली बार है जो किस देश के द्वारा कैंसर की वैक्सीन बनाने की शुरुआत की गई, तो ये रूस के द्वारा रूस ने घोषणा किया है कि हम कैंसर की वैक्सीन है जो बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में कृषि क्षेत्र ने 2016-17 से लेकर 2022-23 तक सालाना औसत कितनी वृद्धि हासिल की है, तो अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 व्हाट इज द एवरेज एनुअल ग्रोथ अचीव्ड बाय द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया फ्रॉम 2016 टू 2023, तो इसका कितना आंसर हो जाएगा, तो 5% है जो ग्रोथ किया है अभी तक, इतने 5 सालों में लगभग कितना 5% की ग्रोथ की है। लेकिन ये काफी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहे, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर में फिर भी है जो कोविड-19 के समय में की बात की जा रहा है, तो उसमें जानते हैं कि सारे सेक्टर जैसे सर्विसेज हो गया और फिर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, वो डाउनफॉल की स्थिति में गया था, यानी निगेटिव में गया था। लेकिन ये एकमात्र जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा था, ये काफ़ी बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन है अच्छे, ये पॉजिटिव ट्रेंड में चला था, जिस कारण से ये इसका ग्रोथ भी थोड़ा अच्छा रहा। लेकिन इसमें और भी काम करने की जरूरत है, जिस कारण से भारत सरकार ने पशुपालन हो गया, डेयरी हो गया, इसमें पशुपालन, डेयरी हो गया, फिशरी हो गया, मछली उत्पादन, इसमें काफ़ी अच्छा काम कर रही है। साथ साथ आपने देखा कि बिहार में पहला जो बकरी का जो सीमेन प्रोडक्शन यूनिट बनाने की घोषणा भी किया है, कहाँ, बिहार में, नालंदा में। तो इस तरह से ऑप्शन डी 5% हो जाएगा। और कृषि, जानते हैं कि भारत के लगभग 50% के आसपास जो जनसंख्या है कम से कम किसी न किसी माध्यम से कृषि से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और इसमें 60% के आसपास इसमें इन्वॉल्व भी है, जो इसमें एग्रीकल्चर लाइवलीहुड पे डिपेंडेंट है। ठीक है, तो इसका आंसर 5% हो गया। और ये कौन से सेक्टर में आता है, तो प्राइमरी सेक्टर, यानी 3 तरह के सेक्टर मुख्य रूप से जाने जाते हैं कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, और बाकी ऊपर क्वार्टरनरी होता है। लेकिन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, जिसमें प्राइमरी सेक्टर, जिसमें एग्रीकल्चर, पशुपालन, डेयरी और फिर क्या, तो इसमें मछली उत्पादन हो गया, बागवानी हो गया, इसे मुख्य रूप से जाने जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने भ्रष्ट लोकसेवकों पर कार्रवाई हेतु अलग से मुख्य जांच आयुक्त निदेशालय का गठन किया है, तो विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज कंस्टिट्यूटेड अ सेपरेट डायरेक्टोरेट ऑफ चीफ इन्वेस्टिगेशन कमिश्नर टू टेक एक्शन अगेंस्ट करप्ट पब्लिक सर्वेंट्स, तो इसका आंसर क्या, तो अभी हाल ही में दिल्ली में सरकार नई बनती है और वहां पे मुख्यमंत्री बनती है बीजेपी की रेखा गुप्ता, और वहां पे जो लेफ्टिनेंट जनरल 2022 से हैं, कौन है, विनय कुमार सक्सेना, और उनके द्वारा यह घोषणा किया जाता है कि जो भी यहाँ पे कोई भी जो सिविल सर्वेंट के अधिकारी, जो सिविल सर्वेंट है, जो नौकरशाह है, वो कोई भी एक्शन लेते हैं जिसमें क्या करप्शन में इन्वॉल्व है, तो उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। और ऐसा दिल्ली के जो मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको इस तरह से दिया है, क्या ऑर्डर दिया गया है, ऑप्शन ए दिल्ली करेक्ट हो जाएगा। और विनय सक्सेना का नाम याद रखना है, लेफ्टिनेंट जनरल कौन है, विनय सक्सेना। ठीक है, एलजी है। अगला है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में पहली बार किन खेल युग्मों को शामिल किया गया, इनकी बीच स्पोर्ट्स पेयर्स वर इंक्लूडेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द 38th नेशनल गेम्स विच हेल्ड इन, कहाँ, उत्तराखंड में हुआ है, कहाँ, उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड के अलग अलग शहरों में हुआ, जैसे देहरादून हो गया, हल्द्वानी हो गया। उत्तराखंड में शुरुआत होती है देहरादून से, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता है, और हल्द्वानी जो उत्तराखंड के शहर है वहाँ पे इसका अंत किया जाता है, और इसमें है जो गृह मंत्री है जो वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, इसमें मलखम्ब और क्या योगासन इसका आंसर हो जाएगा, क्या, मलखम्ब और योगासन को पहली बार इस तरह से खेल को इसमें जोड़ा गया है। ठीक है, और जानते हैं कि इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर की बात आपने क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मौली पक्षी, मौली का नाम मौली। ठीक है, शुभंकर मौली पक्षी के नाम पे, जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। ठीक है, और साथ साथ इसका थीम क्या है, तो थीम पे याद रखना है, थीम की बात करते हैं तो इसका हो जाएगा ग्रीन गेम्स, क्या, तो ग्रीन गेम्स यानी कि हरित खेल कह सकते हैं, ग्रीन गेम्स यानी कि जो हरित पर्यावरण को प्रमोट करने के लिए इस तरह से किया गया है। और इसमें यह ध्यान रखना है कि कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में हुआ था, कई बार हमने बताया था। इसमें पहला पोजीशन लाया था सर्विसेज ने, जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के हैं, सर्विसेज, दूसरा महाराष्ट्र का पोजीशन आया था। ठीक है, चलिए ठीक है। और ये कौन सा 38वें नेशनल गेम्स हुआ, 39वां कहाँ होगा, तो मेघालय में होगा, 39वां कहा मेघालय में होने जा रहा है, तो ये सब याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
कि अगला विचार करना है कौन से कथन सही है। तो बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन कहाँ बनेगा, तो ये नालंदा में बनकर ये बनने जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड के जो बकरी उत्पादन में काफी है जो ये सहायता करेगा। इसमें ब्लैक बंगाल का एक ब्लैक बकरी होता है नस्ल का, ब्लैक बंगाली नस्ल होता है जो बकरा का होता है, तो उसका सीमेन है जो कंजर्व करना, और ये लगभग 50 सालों तक, क्या लगभग 50 साल तो इस तरह के बकरा होता है, लगभग 50 साल तक इसका क्या, तो इसका सीमेन जो स्पर्म होता है उसको इसमें कंजर्व किया जाएगा, ताकि इसके जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जा सके, प्रजनन किया जा सके बकरी का, और साथ साथ इसमें जो दूध का उत्पादन, मीट का उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में किया जा सके। ठीक है, तो इस तरह से बिहार का पहला गोट सीमेंट स्टेशन नालंदा में किया गया। और अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन बन गया है, कौन, सहरसा होगा। तो अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन कौन होगा, तो सहरसा अभी बनकर तैयार हो रहा है। ठीक है, कहाँ पे, तो ये सहरसा जिला, यहाँ पे स्टेशन बनकर तैयार हो रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत भारत योजना के तहत है जो भारत के 2 और भी जो प्रमुख स्टेशन है उसको है जो घोषणा किया है कि उसको भी अमृत भारत स्टेशन में शामिल किया जाएगा। जैसे कि जो गोपालगंज के थावे है, गोपालगंज के थावे स्टेशन है, उसको क्या, गोपालगंज के थावे गोपालगंज, काफी चर्चित मंदिर भी यहाँ पे थावे गोपालगंज हो गया। और भागलपुर के पिरपैंती भागलपुर, तो दोनों का नाम भी याद रख सकते हैं। तो यहाँ के आंसर क्या हो जाएगा, तो दोनों कथन इसमें दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही हो जाएगा। अगला है कि नीति आयोग के द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार किस कैटेगरी में शामिल है, यानी इन विच कैटेगरी इज बिहार इंक्लूडेड इन द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स रिलीज्ड बाय नीति आयोग। तो इसमें किस तरह से अपने जो बजट है उसका किस तरह से यूटिलाइज करता है, किस तरह से रेवेन्यू कलेक्शन करता है, रेवेन्यू का डिस्पर्सन करता है, यानी किस तरह से उसका बंटवारा करता है और काम करता है, तो उसके बजट का किस तरह से काम करता है, उसके अकॉर्डिंग नीति आयोग का ये फिस्कल हेल्थ इंडेक्स जारी किया गया। ठीक है, राजकोषीय स्वास्थ्य इंडेक्स, और इसमें बिहार का रैंक रहा 13। बिहार का रैंक कितना रहा, तो 13 बिहार का रैंक रहता है। और फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहता है, तो फर्स्ट पोजीशन पे उड़ीसा रहता है। उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, गोवा हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा हैज बीन रैंक्ड इन टॉप पोजीशन और इन ये फ्रंट रनर पोजीशन, क्या, तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा। जबकि परफॉर्मर में बिहार हो गया, और इसमें टोटल 18 राज्यों को इसमें शामिल किया गया था। ठीक, तो इसमें 18 राज्यों को शामिल किया गया था, इसमें बिहार का रैंक 13 रहा। ठीक है, 13 बिहार का रैंक रहा। और इसमें कौन पोजीशन में रहा, बिहार परफॉर्मर में रहा। क्या, परफॉर्मर में इसमें 4 कैटेगरी है, क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से चारों कैटेगरी है, तो अचीवर हो गया, फ्रंट रनर हो गया, परफॉर्मर हो गया, एस्पिरेशनल हो गया। और इसमें मुख्य रूप से 0 से लेकर क्या, तो 0 से लेकर 100 तक का इस तरह से एक ये निकाला जाता है कि कौन से पोजीशन पे इस तरह से किया गया है। अगला है कि ध्रुवा डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस पहल किसके द्वारा शुरू किया गया। तो ये डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस इनिशिएटिव है लॉन्च्ड बाय तो पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा यह है जो शुरू किया गया। इसमें मुख्य रूप से क्या, तो DPI डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता है कि इसको स्टैब्लिश किया जाए, ताकि आपका जो एड्रेस है इसमें है जो क्या सुनिश्चित हो सके, और इसको जो भी पोस्ट वहां भेजना है तो आसानी से भेज पाए। तो इस कारण से भारतीय डाक विभाग के द्वारा शुरू किया गया है क्या, ध्रुवा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि ध्रुवा हाल ही में चर्चा में रहा है, ये क्या है। तो याद रखना किससे जुड़ा हुआ है, तो रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, या फिर ये डाक विभाग से जुड़ा हो, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जानते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा पोस्ट ऑफिस है, लगभग 1,55,600 के आसपास टोटल पोस्ट ऑफिस भारत में कितना है, तो 1,55,600 के आसपास सबसे ज्यादा भारत में पोस्ट ऑफिस है। क्या, पोस्ट ऑफिस है। ठीक है, और वहीं सबसे पहली बार भारत में पोस्ट ऑफिस की शुरुआत कब होती है, डाकघर कब बनता है, तो 1 अक्टूबर 1854 से शुरुआत की जाती है। 1 अक्टूबर 1854 से पोस्ट ऑफिस की शुरुआत, डाकघर की शुरुआत होती है। और ये किसके समय, तो जानते हैं कि उस समय लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही टेलीग्राफ और पोस्ट ऑफिस की शुरुआत की जाती है। और बात करें तो सबसे पहला जो पोस्ट ऑफिस बनकर तैयार हुआ, पहला डाकघर विश्व का पहला कहाँ बना था, तो स्कॉटलैंड में बना था। तो स्कॉटलैंड में पहला है जो पोस्ट ऑफिस बना था, स्कॉटलैंड में सबसे पहला पोस्ट ऑफिस बना था, और ये लगभग 1712 के आसपास बना था। एक बार डेट देख लेंगे, लेकिन ये 1712 के आसपास वो बना था। चलिए आगे बढ़ेंगे कि बिर्च ग्लेशियर जो हाल में चर्चा में रहा, कौन से देश में है। बिर्च ग्लेशियर हैज बीन इन न्यूज रिसेंटली लोकेटेड इन क्या, तो ये स्विट्जरलैंड इसका आंसर हो जाएगा। और स्विट्जरलैंड जानते हैं कि इसमें यूरोप में सबसे ज्यादा
ग्लेशियर जहाँ मिलती थी वो स्विट्जरलैंड में, लेकिन स्विट्जरलैंड में अभी 40% से अधिक जो ग्लेशियर था ये 2000 के ऊपर 2000 सन के बाद क्या हुआ, तो इसमें काफ़ी है जो मेल्ट होते जा रहा है, जिस कारण से देखा यानी पिघलता जा रहा है, जिस कारण से आप देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से स्विट्जरलैंड साथ साथ अलग अलग कंट्री को अफेक्ट कर रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के कारण, और ये ब्लीच ग्लेशियर भी इस तरह से इससे भी इम्पैक्ट हो रहा है। और यहीं पे मुख्य रूप से चर्चा में रहा क्या, तो यहाँ पे लैंडस्लाइड देखा गया, लैंडस्लाइड भूस्खलन की स्थिति काफी तेज देखी गई, और यहाँ पे किस कारण से, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट के रूप में इसको देखा गया। तो ग्लेशियर का पिघलना काफी है जो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक संकेत देता है, जिस कारण से अलग अलग कंट्री भी इसमें है जो क्या, तो अलग अलग कंट्री कार्बन इमिशन को कम करने का, कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, जैसा कि अभी भारत और डेनमार्क के द्वारा इसका पहल शुरू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा घोषित ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स हर साल कब मनाया जाता है? इसमें कह रहा है कि व्हेन इज द ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इसमें माता पिता जो होते हैं वो उनके योगदान को किसी भी हद तक आप कितना भी काम कर ले, उसमें है जो कितना भी काम करके उनको कर दें, लेकिन आपका जो जिंदगी दिए हैं वही माता पिता दिए हैं, और इस कारण से है जो उनका ऋण आप कभी नहीं चुका सकते हैं। तो उन्हीं के योगदान, उन्हीं का जो आपके प्रति जो सम्मान है, उनको एक धन्यवाद देने के लिए यूनाइटेड नेशन ने ऐसा घोषणा किया है। क्या, तो हर साल जो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है कब मनाया जाएगा, तो 1 जून को। और वहीं ये फादर्स डे की बात करते हैं, तो फादर डे कब मनाया जाता है, यानी पिता को सम्मान देना, ये फादर्स डे 1 जून को मनाया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो शॉर्ट्स वीडियो होते हैं उसमें देखते हो, यदि अपने माँ को प्यार करते तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मैं भी यहाँ बता दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को लाइक कर दें यदि आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो। ठीक है, 1 मई को जानते हैं क्या होता है, तो इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, और इसमें मजदूरों को सम्मान देने के लिए इस तरह से विश्व भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है 1 मई को। ऑपरेशन स्पाइडर वेव किस देश के द्वारा चलाया गया था, तो ऑपरेशन स्पाइडर वेव वाज कैरिड आउट बाय विच कंट्री, तो इसका आंसर हो जाएगा ये यूक्रेन के द्वारा रशिया में घुसकर चलाया गया था। उसमें मुख्य रूप से इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था, और उसमें जो उसके हवाई जहाज हो गए, उसके जो एयरपोर्ट्स हो गए, वहाँ उसके हवाई जहाज पे मुख्य रूप से इसका है जो नुकसान पहुंचाना इसका मुख्य मकसद था। तो स्पाइडर वेव, ऑपरेशन स्पाइडर वेव, इसका आंसर और यूक्रेन हो जाएगा। और कहाँ चलाया गया था, तो ये रूस में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि कवाल टाइगर रिजर्व जो हाल में चर्चा में रहा कौन से राज्य में स्थित है, तो कवाल टाइगर रिजर्व की बात करते हैं तो ये कहाँ है, तो तेलंगाना में स्थित है, तेलंगाना में स्थित है, और तेलंगाना में ही श्रीशैलम टाइगर रिजर्व भी स्थित है। और जानते हैं कि भारत में 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है। कब, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट होता है, और इसके तहत प्रोजेक्ट टाइगर, और इसके तहत क्या होता है कि जानते हैं कि भारत में अभी तक टोटल वर्तमान में 58 टाइगर रिजर्व है। टोटल अभी तक कितने 58 टाइगर रिजर्व हो चुका है, और जो 58वां है कौन है 58वां, तो ये माधव है, माधव टाइगर रिजर्व है, और ये कहाँ पे, तो ये मध्य प्रदेश में है। और इस तरह से मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा इस तरह से टाइगर रिजर्व, टाइगर का ये पॉपुलेशन भी बढ़ गया है सबसे ज्यादा, और ये 58वां कहाँ माधव टाइगर रिजर्व है। वहीं रातापानी में क्या है, तो 57 की बात करते हैं, 57 कौन था, तो रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी टाइगर रिजर्व, रातापानी, और ये कहाँ है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही, मध्य प्रदेश में ही है। तो इस तरह से याद रख सकते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर मुख्य रूप से एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है जिसमें काम करता है, और एनटीसीए का मुख्य उद्देश्य रहता है कि किस तरह से इंडिया में ज़्यादा से ज़्यादा टाइगर का प्रोडक्शन किया जा सके, रिप्रोडक्शन कराया जा सके, और इसके प्रजाति को संरक्षित किया जा सके। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। इसका आंसर ऑप्शन सी है, इस तरह से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी हमने इस वीडियो में टोटल 20 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी फैक्ट गलत बताया जाता है या उसमें कुछ संदेह की स्थिति बनती है तो उसमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उसका हम अगले वीडियो में है जो उस आंसर उसको क्लियर कर देंगे, साथ साथ कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। इसका PDF आपको एडिटेरिया टेलीग्राम दरोगा चैनल में मौजूद रहेगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।